आयशा जहाँ से इंडिया वाचिंग मी माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा चल रही थी, बहुत डिस्कशंस हो रही थी ड्राइंग रूम्स में, घरों में, स्कूलों में कि जी स्कूल्स बंद होंगे या नहीं। ढन 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 बच्चे सोच रहे थे कि पता नहीं क्या बनेगा हमारा, और बच्चे एग्ज़ाम से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल्स वाले सोच रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करके तो स्कूल खुला है, कोई पैसे कमाने के मौके हाथ आए हैं किसी ना किसी तरह। क्योंकि देखे ना जी, बड़ी मुश्किल हो जाती है जब स्कूल बंद हो और बच्चा बेचारा ऑनलाइन पढ़ रहा हो, तो ऐसे में बच्चों से पैसे कैसे वसूल किए जाएं। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के लिए तो बच्चे ऐसे हैं जैसे कोई क्लाइंट हो, और उनके वहाँ वाकई एक मौत वाक़ हो जाती है। एंड दैट इज़ फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद भी इन इदारों में काम किया हुआ है। आई नो कि इनको वाकई मुसीबत पड़ती है अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक ये कॉर्पोरेट वो है और इसमें तालीम और तदरीस से ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। अब बात यह है कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि क्या फैसला होगा। पहले एनसीओसी का इजलास बुलाया गया, उसके दौरान सोच रहे थे लोग कि जी कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आज जो इजलास बैठा है उसने फाइनली ये डिसाइड किया है कि क्योंकि मुल्क में कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में जो है इट हैज़ रिजन अप टू 7.46%, तो लिहाजा, और क्योंकि बच्चे कैरियर्स हैं और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो अपने साथ वायरस लेकर घर वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एज ऑफ 26 नवंबर स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा। अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक की छुट्टियां दी गई हैं, कोरोना की छुट्टियां, और उसके बाद छुट्टियां हैं 26 दिसंबर से 11 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां। ये नहीं कहा गया कि तमाम तर कोरोना की वजह से छुट्टियां दी गई हैं, ये कहा गया कि हमने पहले 1 महीना छुट्टी दी है कोरोना की वजह से, और उसके बाद हम अब छुट्टी देने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो जो विंटर हॉलीडेज है उनकी वजह से। नाउ द थिंग इज, मामलात इस हद तक क्यों पहुंचे हैं? मामलात इस हद तक इसलिए पहुंचे हैं कि जब ये पहले से डिसाइडेड था और पहले से पता था कि जब सर्दी आएगी तो कोरोना इज गोइंग टू बिकम वेरी रिएक्टिव। और क्योंकि मैं फिर कहूँगी, बेशक बहुत स्कूल्स वालों से मुझे गालियाँ पड़ेंगी और कॉलेजेस वाले भी मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में एसओपीज बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे। मतलब एसओपीज के नाम पे सिर्फ एक मास्क कंपल्सरी और मैंडेटरी है, दैट्स ऑल। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि स्कूलों में कोई भी एसओपी फॉलो हो रहा है। और जो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है ऑनलाइन उसकी, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी थोड़े से इस बात के ऊपर दिल गिरफ्त हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि स्कूल जो है वो और स्कूल का साल पूरा ज़ाया हो जाए। और साथ ही साथ बच्चों ने तो खैर खुशियों से, मेरा ख्याल है, इंतहा मचा छोड़िए। बच्चों ने तो खुशियों की इंतहा मचा छोड़ी है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सिर्फ इस खुशी के साथ। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जो एजुकेशनल ईयर है जो अब गुजर चुका है, मैं कहूँगी कि वो तकरीबन ये साल तो ज़ाया हो चुका। मैंने तो पहले भी अपने प्लेटफॉर्म से ये तजवीज़ दी थी कि हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए कि इंटरनेशनली इस एजुकेशनल ईयर को बच्चों की ज़िंदगी में से निकाल देना चाहिए, इस ईयर को फ्रीज कर देना चाहिए। ये ऐसा पैंडेमिक है जो किसी एक घर में नहीं आया, किसी एक मुल्क में नहीं आया, किसी एक खत्ते में नहीं आया, ये पूरी दुनिया में आया और यकसर एक जैसा आया, और तबाहकारी भी इसने बेतहाशा मचाई है। लिहाजा ये जो एकेडमिक ईयर है इसे हमें इवेंचुअली निकालना होगा, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि बच्चों ने घर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन्स को देख देख के तो हम थक जाते हैं, तो वो बेचारे तो फिर बच्चे हैं। सेकेंडली बात यह है कि जब हम बात करते हैं ना स्कूल्स में एसओपीज जी फॉलो होंगे, हमने स्कूल नहीं बंद करना। अभी ये पिछले दिनों स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो कोई इनकी तंजीम है, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि जी जब बाकी तमाम शोबे अपने बंद कर देंगे, लॉकडाउन में चले जाएंगे, तो हम स्कूल्स भी बंद कर देंगे। देखिए जी, माजरत के साथ आपके स्कूल्स, जो लोग प्राइवेट मालिकान हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जनरली, वो तो 2-2 कमरे के घरों में बने हुए हैं। माजरत के साथ उनके अंदर तो इतने छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं जिसमें 40-40, 20-20 छोटे छोटे बच्चे भरे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, जो एजुकेशन है उसमें प्राइवेट स्कूल्स में पैसा बटोरने के लिए मशरूम ग्रोथ है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक और किन किन ब्रैकेट्स में पैसा कैसे कमाया जाता है।
ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके, उसमें जो उसके मुकाबले में इतना पैसा होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स में इतने क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं कि एसओपीज की तो धज्जियां उड़ गई पहले ही। और ये उम्मीद करना कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे तो गवर्नमेंट स्कूल में तो जरूर होने चाहिए। भाई गवर्नमेंट स्कूल में तो वो आपका बच्चा आ रहा है जो सारे का सारा मतलब गुर्बत की सत्ता के नीचे, तो वो बेचारे वो 10 रुपए स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड करते तो वो 10 रुपए का मास्क अफोर्ड करते। चले जी, अब ये तो हो गया फैसला कि जी 11 जनवरी तक स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आगे चलकर अब लेकिन लॉकडाउन इज नॉट द एंड, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड। आपको आखिरकार अपने निसाब को ऑनलाइन लाना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को, अपने मुल्क को ऐसे वो देने पड़ेंगे, आपको वापस शहबाज शरीफ के उस विजन की तरफ जाना पड़ेगा जो उसने बनाया था कि स्टूडेंट्स के अंदर उसने बहुत सारे लैपटॉप बांटे थे। तो वो जो सोच थी ना, वो जिसको लोगों ने बड़ा नेगेटिवली भी परस्यू किया था, एक्चुअली हमें लैपटॉप बांटने की बजाय आईटी से रिलेटेड नॉलेज की स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए था उस वक्त। और हमें ये करना चाहिए था कि अब हम वो जो अब आपके हर स्टूडेंट को एक लैपटॉप की ज़रूरत है, वो इस वक्त जो है ना आपकी काम आती। बहरहाल अभी फ़िलहाल के लिए तो मुसीबत टल गई है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट 2756 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ ही पंजाब में 1,14,000, सिंध में 1,63,000, खैबर पख्तूनख्वा में 44,000, बलूचिस्तान में करीब करीब 16,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद अकेले में 27,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,123 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाउ द थिंग इज कि ये बड़ा है और हमने बड़ी बेवकूफ़ियाँ की, हमने बड़ी बड़ी शादियाँ की हैं, हमने बड़ी बद एहतियातियाँ की हैं, हमने बड़े बड़े जलसे जुलूस किए हैं, हमने पीडीएम के जलसे भी किए हैं, हमने खान साहब ने भी जलसे किए हैं, हमने अलामा साहब ने अपनी पूरी रैली भी निकाल ली है, फिर उनकी वफात, उनकी जनाजा और उनके कुल मतलब एसओपीज के नाम पर हमने बस ब्लास्ट किए हैं। सवात में भी ये किसी तरह जलसा हुआ जिसका नाम नहीं लिया जा रहा। बहरहाल बात ये है कि जलसा चाहे किसी का भी हो, ऑपोजिशन का हो, हुकूमत का हो, इत्तेहादी जमातों का हो, इस्लामी उसका हो, किसी तंजीम का हो, अलामा साहब का हो, लेकिन उसने इवेंचुअली हमारा नुकसान किया है। कोरोना हैज़ गियर्ड अप और केसेस धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि जैसे डॉक्टर्स परसीव कर रहे हैं कि ये बहुत म्यूटेटेड फॉर्म में है, और क्योंकि जितने लोग ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं, ये नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, दे विल बी अफेक्टेड ऑल्सो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो आज हमने डिस्कस करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ तकरीबन 10-15 दिन पहले, खामोशी से एक शख्स लाहौर वापस लैंड होता है, और उसके लैंड होते ही एक बड़ा एक पार्टी थी जहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट हजरात बैठे हुए थे, और एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने JKT AK जहांगीर खान तरीन को फ़ोन किया और उन्हें पूछा कि क्यों जी फिर तुसी आ गए हो, लैंड कर गए हो? उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं लैंड करके आवा। और लैंड करते ही उन्होंने कहा कि जी खैरियत से, आपके ख़िलाफ़ तो बड़े केसेस हैं और ये वो। तो उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ बड़ा मिस किया जा रहा था और मुझे पैगाम दिया गया है तो मैं हाजिर हुआ। और ये बात हकीकत है कि JKT जो है ही हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय इमरान खान साहब, और उनका इस तरह जाना जो वो एक सियासत थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। अब होता ये है कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है, जब आप वैसे कुछ भी नहीं होते, व्हेन यू आर अ नोबडी, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सब लोग राइट लेफ्ट, वो आपको मतलब आपके साथ उसी तरह चलते हैं जैसे आप बचपन से उनको देख रहे होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वो आपके साथ उसी तरह चलते हैं जैसे दोस्त चलते हैं। लेकिन जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर फायज हो जाते हैं तो आप एक तो आप में वो चीज़ आ जाती है कि मैं आई एम XYZ, और फिर जो वो इक़्तिदार की कुर्सी होती है उसके पाँव ढीले होते हैं और कान कच्चे होते हैं, क्योंकि आप हर किसी की सुन रहे होते हैं, आप तक हर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी एजेंसीज की रसाई होती है, आपको हर कोई बातें बता रहा होता है,
और आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक जाला बुन लेते हैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट या उनके खिलाफ या उनके लिए, जिस पर आपको आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना शुरू हो जाता है। अब इन दिस केस कौन नहीं जानता कि जेकेटी ने पीटीआई के लिए अपनी कौन कौन सी जो है सर्विसेज अंजाम नहीं दी। अगर अलायंस में हुकूमत बनाने का नाम लेते हैं तो उन्होंने ख़जानों के मुंह खोले हैं। आप सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है उसके अंदर बैठकर बड़े आज़ाद उम्मीदवार जो बनी गाला गए और गठजोड़ हुआ और उसके बाद हुकूमत बनी, कैसे उन्होंने ख़जानों के मुंह खोले हैं पीटीआई को पीटीआई बनाने के लिए, उसे स्ट्रेंथ देने के लिए, खड़ा करने के लिए। जब शुगर की रिपोर्ट आई, उसकी दरअसल शुगर रिपोर्ट के पीछे बात क्या थी? बात ये थी कि आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, और असल में कहते हैं कि जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। ब्यूरोक्रेसी वर्सेस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ लें, द न्यू ऑर्डर समझ लें। अब जो नारा लगा के खान साहब और जेकेटी आए थे, अवाम को वादा करके आए थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, सिस्टम में तब्दीली होगी तो हर चीज़ तब्दील हो जाएगी, सब अच्छा बुरा और बुरा अच्छा हो जाएगा। अब हुआ ये कि जब आजम खान साहब को ये लगा कि जेकेटी तो हमें बदलने की और हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है उसे कमज़ोर करने के लिए आए हैं और उसके डर पे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली जहांगीर तरीन का पत्ता काट दिया और उनके खिलाफ ऐसे सबूत ऐड किए गए उस केस में जो JDW शुगर मिल्स को इंडक्ट करता है, इन्वॉल्व करता है। अच्छा, FBI ने उनको नोटिस भिजवा दिया और एक रिपोर्ट भी आ गई इसके ऊपर, और उस रिपोर्ट में साबित भी हो गया कि मतलब कह दिया गया, एलिगेशंस लग गए कि जी जेकेटी की इन्वॉल्वमेंट थी। अब जेकेटी ने जो, आपने अगर उनका कोई लेटेस्ट इंटरव्यू देखा हो पिछले कोई 6-8 महीनों में, तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा आजम खान ये चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है वही चले, बाय द बुक चीज़ें हों, उन्हीं के थ्रू निज़ाम ऑपरेट किया जाए। इसके ऊपर इन दोनों का थोड़ा सा तजाद पैदा होता नजर आया और उसके बाद हमने देखा, बल्कि दुनिया ने देखा कि जेकेटी कैसे इंग्लैंड चले गए। अब फिर कुछ लोगों ने ये भी कुर्सी के कान में कहना शुरू कर दिया कि पायन है नवाज शरीफ रल गए ने। तो बात यह है कि अब जो उनकी वापसी हुई है वो एक ख़ास मकसद से वापसी, उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि हालात ऑन द ग्राउंड बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। हालात इस हद तक आगे जा चुके हैं कि वहाँ से दे प्रॉब्ली हैव टू स्टैंड एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मे बी, और हालात इस बुरी हद तक आगे जा चुके हैं कि दे आर एट स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसमें से ऑब्वियसली कुर्सी को ये लगता है कि अब सिर्फ जेकेटी ही निकाल सकते हैं। और मुझे जनरली जेकेटी और मलिक रियाज जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सुपरमैन की तरह आते हैं और मुश्किल में फंसे दोस्तों को यूं निकाल के ले जाते हैं और दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है। इसीलिए जेकेटी को बुलाया गया है। और आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो FBI की तरफ से नोटिस भिजवाया गया था जेकेटी को, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने जेकेटी की JWD शुगर मिल्स के ऑडिट को के लिए मुंतखब करने के खिलाफ जो दरख्वास्त की समाअत थी वो की उन्होंने, और उन्होंने नोटिस जो भिजवाया था उसे, यानी FBI ने जो जेकेटी की शुगर मिल को नोटिस भिजवाया था उसे मुअत्तल कर दिया। अभी इसके ऊपर डिटेल होगी। हकीकत ये है कि JDW शुगर मिल्स में दरख्वास्त में ये कहा गया था कि शुगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने ये जो एतराज़ात सुने बगैर ही मुस्तरद किए हैं, ये आर्टिकल 10(4)A और 10(4) की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत से इस्तदा की जा रही है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में होने वाली कार्रवाई को गैर आइनी करार दे दिया जाए और कलअदम कर दिया जाए और FBI को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। अब जब आपने इतने एहसान किए हों तो नोटिस तो मुअत्तल होते हैं, और जब अब आपकी ज़रूरत भी पड़ गई हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे हालात में जहाँ हालात
सियासी तौर पर बहुत ख़राब हो गए हैं और बैठ कर टेबल पर बात करने वाला कोई नहीं है। एक तरफ ऑपोजिशन बिखरी हुई है, पीडीएम मतलब अब पूरा जोर पकड़ गया, दूसरी तरफ कोरोना है, वो आपको मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं शायद इसे कॉन्स्पिरेसी ही समझ लें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतने अरसों में जो थी कोरोना का नाम भी नहीं लिया जाता था, कोरोना के लिए मास्क भी नहीं पहना जाता था, आवाम को भी ये तासुर दिया जाता था कि कोरोना मुक गया। तो बात यह है कि अब एकदम से जब पीडीएम के जलसे होने शुरू हो गए और स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही है उनकी, ये वैसे पीडीएम के ऊपर भी मुझे कुछ एतराज़ात हैं कि देखें, मतलब आपने इतना जोर लगाया और जीबी में आपने क्या खट्टा, कुछ भी नहीं। तो वो एक मजाक है जो आपने बनाया है अपना। बहरहाल देखते हैं कि ये जो पीडीएम की जो ये अभी जिसमें बड़ा बयानिया चल रहा है ना, अभी नाम लेने और देने वाला, मतलब स्टिक और कैरेट चल रही है अभी भी। वो कहते हैं नाम ना लो, ये कहते हैं नाम लेंगे। मसला ये है कि अब क्योंकि नाम इतने खुलकर सामने आ गए हैं और नामों के ऊपर और मजीद नाम लेने की भी धमकी दी जा रही है, तो इसलिए भी पीडीएम को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पूरी तहरीक चल पड़ी है इसी तरफ। बात मैं अपनी रैप अप करके वहां लेकर आऊंगी जहांगीर तरीन पे। अब जहांगीर तरीन आ गए हैं, देखते हैं कि ये जो इक़्तिदार की कुर्सी है इसके पांव कितने लंबे होंगे और कैसे बचेंगे ये जो पांव हैं इनको कैसे बचाया जाएगा। लेट्स सी दिस। आपका तज्जिया इस बारे में क्या कहता है? और स्टूडेंट से मैं दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप समझते हैं कि SOPs फॉलो हो रहे थे और आप मतलब कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी या SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। बल्कि हो सके तो तस्वीरें भी अगर आप पोस्ट कर दें तो दैट विल बी वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।